ओके, सो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको ये समझना है, एक चीज़ बहुत ही बेटर माइंड में एकदम क्लियर रखनी है अभी से ही स्टार्टिंग से, कि यार एसी करंट में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको डे वन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि यार एग्जैक्टली एसी में चल क्या रहा है, करना क्या है, सॉल्विंग कैसे करनी है, तो आपको बाकी पूरा एसी एकदम इजी हो जाएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो बिल्कुल टफ होगा, फॉर्मूले आपको याद हो ही नहीं सकते हैं। तो याद है मैंने आपको पहले बताया था कि फिजिक्स में सेकंड पेपर में क्लास 12th में लर्निंग आपको बहुत बेटर चाहिए। अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्मूले लर्न रख सकते हो तो आपको बहुत ही ईजी जाएगा सॉल्विंग। एसी के साथ ऐसा नहीं है, एसी के साथ आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तब आप सारे फॉर्मूले लर्न कर पाओगे, नहीं तो फिर टफ पड़ेगा आपको। तो जो आज का लेक्चर रहेगा और नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, ये दो लेक्चर्स आपको बहुत फोकस रहना है। कुछ भी डाउट कुछ भी लगे, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुरंत पूछना है। मैं सबको सारे केसेस बताता जाऊंगा कि कैसे लर्न करना है, बट स्टार्टिंग में आपको पूरा फुल फोकस रख के चीज़ों को रेडी रखना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर। ओके, सो द चैप्टर इज अल्टरनेटिंग करंट, एसी। एसी के बारे में मैंने बताया था कि अल्टरनेटिंग वर्ड जो है, इसका मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि चेंजिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब सिर्फ चेंजिंग नहीं होता, यहाँ पर अल्टरनेटिंग का मतलब है चेंजिंग विद साइन। मतलब जिसका साइन चेंज हो रहा हो उसको हम अल्टरनेटिंग कंसिडर करेंगे। वेरिएबल को सिर्फ हम अल्टरनेटिंग नहीं कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं अल्टरनेटिंग के आपको टाइम के रेस्पेक्ट में करंट के डिफरेंट पाथ्स बनाऊं, तो बहुत ही वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास हो सकती है। एक बहुत ही फेमस है जो साइन वेव के फॉर्मेट में चलेगी, प्लस माइनस लाइकवाइज। बहुत सारे ऐसे अल्टरनेट्स हो सकते हैं हमारे पास, ये सारे ही एसी करंट होंगे हमारे लिए। लाइक ऐसा कुछ सिचुएशन, प्लस माइनस लाइकवाइज, ये एसी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर ये साइन चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो इनडायरेक्टली इसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ अगर ऐसा है तो ये ऑल द टाइम ये तो पूरा पॉजिटिव ही रहा है। मतलब ऑल द टाइम अगर मैं देखूं तो इसका साइन तो हर तरफ पॉजिटिव वैल्यू ही कैरी कर रहा है, मतलब ये पूरा पॉजिटिव वैल्यू ही कैरी कर रहा है। तो दिस इज नॉट एसी करंट। तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ये एसी करंट है, ये एसी करंट है, बट दिस इज वेरिएबल डीसी। करंट वेरी कर रही है, दैट्स गुड, बट साइन वेरी नहीं कर रहा है, इसलिए इसे भी हम डायरेक्ट करंट ही बोलेंगे और वेरिएबल डीसी बोलेंगे। क्लियर? तो कुछ एग्जांपल है, अगर मैं बात करूं तो हमारे सिलेबस में ये ट्रायंगुलर वाला ज़्यादा नहीं है। हमारे सिलेबस में जो है वो इस टाइप की वेव ज़्यादा है, साइन वेव ज़्यादा है। तो अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल बताऊं तो जो हमें ज़्यादा यूज़ करना है वो साइन वाला यूज़ करना है। सो सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें, simple example of alternating current, so that current will look like, it will have some maximum value I naught into sin omega t। एक साइन का फंक्शन रहेगा और ओमेगा आप जानते हैं दिस इज व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑलरेडी हम उसे पढ़ चुके हैं। या फिर ईएमएफ की बात करें, ईएमएफ कैसा होगा, तो वो भी बिल्कुल वैसा होगा, जब करंट ऐसे वेरी कर रही है तो वोल्टेज भी ऐसे ही वेरी करेगा। साइन का फंक्शन हो सकता है, कॉस का फंक्शन हो सकता है, इस अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो हमें कुछ एग्जांपल तो पता चलेगी, ठीक है, एसी करंट्स ऐसे हो सकती हैं। अब हमें करना क्या है इस चैप्टर में, अल्टरनेटिंग करंट में सीखने के लिए हमें ये समझना है, कुछ टर्म्स देखने पड़ेंगे हमें। कुछ टर्म्स क्या है, वो टर्म्स क्या है, हमें कंडीशन, कुछ फेमस टर्म्स हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा है, इसे करंट कहते हैं, इसे ईएमएफ या वोल्टेज बोलते हैं, इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऐसे कुछ फेमस टर्म है किसके लिए, एसी के लिए। वो टर्म्स हमें सीखने होंगे पहले, तो वो फेमस टर्म्स हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो वो फेमस टर्म से स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म है पीक वैल्यू।
पीक वैल्यू, नेम से बहुत ही क्लियर हो रहा है, मतलब मैक्सिमम के बारे में कुछ पूछ रहा है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक आई नॉट से, पीक वैल्यू। देखिए पीक वैल्यू का मीनिंग क्या है, ऑलरेडी नेम से ही क्लियर है, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ करंट और ईएमएफ, करंट और ईएमएफ, उसको हम पीक वैल्यू बोलते हैं। तो ये याद है, ये जो हम इक्वेशन लिखते हैं, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। तो इसका मतलब ई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ई नॉट ही तो हो सकती है ना। सो ये जो है हमारा, ये मैक्स का ही काम करता है, पीक वैल्यू का ही काम करता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं सिखाता हूँ आपको कि एग्जैक्टली पीक वैल्यू का काम क्या है, कैसे क्वेश्चन हो सकता है। सपोज लिखा है आई नॉट इज इक्वल टू 3 साइन 4t, बताओ व्हाट इज द पीक वैल्यू। 3। बहुत ही सिंपल है, वेरी गुड। दिख रहा है पीक वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब आई नॉट कितना हो जाएगा, आई नॉट को हम बोल सकते हैं 3 एम्पियर, ये इसकी पीक वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, इससे हम टाइम पीरियड भी बता सकते हैं, टाइम पीरियड बताएं। π/2 या टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा, और हमें दिख रहा है ओमेगा कितना है, 4। तो आंसर कितना हो जाएगा टाइम पीरियड का, π/2। ये होगा सेकंड में, एंगल मत समझ लेना इसे, ये एंगल नहीं है कि π/2 से 90 हो जाएगा आंसर, नहीं, ये वैल्यू है, एक अमाउंट है, मतलब डिवाइड करेंगे 3.14 को 2 से, इस टाइप में बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, तो और चीज़ें आपको क्लियर हो कि पीक वैल्यू से हमारा पर्पस क्या है, ठीक है। जैसे सपोज दिया हुआ i इज इक्वल टू 3 या लेट्स से 2 साइन 3t प्लस 4 कॉस 3t। अब बताओ, अब इसमें पीक वैल्यू क्या बोलेंगे, 2 है क्या, नहीं। या आई नॉट 4 है क्या, या आई नॉट 6 है क्या, नहीं। इनमें से कोई करेक्ट है क्या, नहीं। नहीं। नहीं करेक्ट है, दीज ऑल आर रॉन्ग। तो क्या करना है हमें, फिर कैसे करना पड़ेगा, अगर ऐसे साइन √2² + 4²। रूट ओवर, यस वेरी गुड। सो रिजल्टेंट टाइप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, √2² + 4²। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा, 4 + 16 √/20। क्लियर, समझ आया सबको पीक वैल्यू कैसे निकालते हैं। हाँ ओके सर। गुड। अभी एक और एग्जांपल दे देते हैं, देखें पीक वैल्यू। अभी बताएं इस क्वेश्चन पे पीक वैल्यू कैसे होगी, 4। पीक वैल्यू कितनी होगी, 4। हाँ। सबको लग रहा है 4, 4। हाँ। नहीं, फिगर बना लेते हैं यार। 4 साइन ओमेगा टी का कैसा फिगर बनेगा, ऐसा, ये किसका फिगर है, ये 4 साइन 3t का, लेट्स से। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, 4, और मिनिमम वैल्यू कितनी जा रही है, -4। सोचो अगर मैं आपको ग्राफ बनाने को बोलूं किसका, 2 प्लस समथिंग का, तो इसका ग्राफ क्या होगा, 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना, हाँ। पॉइंट समझ आया। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इसकी सिचुएशन देके इसका ग्राफ कुछ आपको इस टाइप पे दिखेगा। एम आई क्लियर और नॉट, 2 प्लस क्या दिखेगा, 4 हाँ। साइन 3t। तो इसका मतलब जब ये 4 साइन -4 ओमेगा। होगा तब आंसर क्या आएगा हमारा, रियल में -2। तो इसका मतलब 2। मिनिमम ये कहाँ तक जाएगा, -2 तक, ये 2 तक, बट मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा ये,
सिक्स तक। 6 तक। समझ आया? तो ऐसा नहीं कि हर बार रूट में बस कर देना है। यहाँ पर आई नॉट में एक और एग्जांपल लिखता हूँ, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये भी इनकरेक्ट होगा। क्लियर? क्या करना है, फिगर के वाइज समझना है कि अगर वो फंक्शन नहीं है, मतलब क्या किया है, डायरेक्टली ऐड कर दिया है बस, तो क्या हो जाएगी पीक वैल्यू? इट विल बी आई नॉट विल बी 2 + 4। क्या आंसर आएगा? 6। पक्का समझ आया सबको? पीक वैल्यू कैसे ध्यान देना है? हाँ सर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चले, इसके बारे में 1 मिनट सोचें और फिर आंसर करेंगे। चले बताएं, किसी को समझ आया इसकी पीक वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर 6। गुड। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि 3 और 4 माइनस हो जाएंगे? नहीं। पक्का ना? हाँ। आई नॉट इज इक्वल टू ये मत कर देना, ठीक है? 3 और 4 90 डिग्री वाले लोग हैं दोनों, तो इसका मतलब आई पीक वैल्यू थोड़ा सा केयरफुल रहना है। पीक वैल्यू जो होगी आई नॉट, वो 1 प्लस इन दोनों का कैसे निकालेंगे? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आंसर क्या आएगा? 6। तो पक्का पीक वैल्यू सबको समझ में आया? पीक वैल्यू को किसी को डाउट पीक वैल्यू निकालने में? तो फर्स्ट था पीक वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? एवरेज वैल्यू को लिखने के 2 तरीके होते हैं, मैंने बताया था, आई एवरेज, और इस तरीके से ब्रैकेट भी यूज करते हैं। सबको याद है ये ब्रैकेट हमने कहाँ पे देखा था? वर्क पर एनर्जी। वर्क पर एनर्जी में ये ब्रैकेट एवरेज का? हाँ वो पी एवरेज के लिए। अच्छा ओके, हाँ पी एवरेज, ठीक है, पी एवरेज में देखा हुआ है, कोई बात नहीं। आपको समझना है कभी कभी बुक में ये सिंबल भी बन जाता है, कभी कभी ये, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, दोनों ही सिंबल पॉसिबल है एवरेज के लिए। अच्छा बताओ यार, एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है किसी भी चीज की? किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाती होगी? सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ ये तो बिल्कुल है। यहाँ करंट में कैसे करोगे सम ऑफ टर्म्स? वो सपोज, उसके साइन के साथ ऐड करेंगे। नहीं वो तो ठीक है, वो पॉइंट है आपका, दैट्स गुड, बट पॉइंट ये है कि अगर मुझे लेट्स से एवरेज निकालना है करंट का, तो उसकी वैल्यू कैसे निकाल पाओगे आप? वैल्यू सपोज यहाँ पर वैल्यू है, तो उसके लिए टी चाहिए होगा ना, किस टी पर वैल्यू निकालेंगे, किस टी पर वैल्यू निकालेंगे? तो बेसिकली वो इनडायरेक्टली आपको एरिया अंडर द कर्व ही देता है। या अदर बात बोलूँ, किसी भी चीज़ का टाइम के साथ अगर एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? किसी भी चीज़ का टाइम के साथ एवरेज आप याद रखें कैसे निकालते हैं, टाइम के साथ उसकी पूरी वैल्यू निकालते हैं, मतलब आई डी टी पूरा इंटीग्रेट करेंगे, डिवाइड बाई टाइम कर देंगे। समझ आया सबको? क्या कि उस फंक्शन की जो हमें हर टाइम पे वैल्यू चाहिए वो कहाँ से निकाल लेंगे हम? इंटीग्रेशन से निकाल लेंगे आई डी टी से, और वहां पर फिर हम उस वैल्यू को पूरा यूज कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा कैसे निकालना है? हाँ सर। किसी को हाँ टाइम के साथ उसका इंटीग्रेशन करना है और उसमें फिर हमें वैल्यू निकालनी। अच्छा इंटीग्रेशन से देखें अगर, तो ये इंटीग्रेशन हमें एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व ही देता है ना?
सो कभी अगर एरिया अंडर द कर्व गिवन है तो वो निकाल सकते हैं और डिवाइड बाई टोटल टाइम, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। किसी को कोई डाउट? एवरेज करंट कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, एवरेज ईएमएफ भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो सेम फॉर्मूला, क्या करना है? एवरेज ईएमएफ अगर चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ ईएमएफ विद dt अपॉन टोटल टाइम। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। नहीं सर। गुड। तो थोड़ा सा मैं एक दो एग्जांपल के थ्रू चेक कर लेता हूँ कि आप लोग एवरेज निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे, ठीक है? तो आपको एज पर द क्वेश्चन देखना है कि कौन सा बेटर रहेगा फॉर्मेट। सो लेट से आपको निकालना है ये करंट गिवन है आपको, तो टाइम सेकेंड्स में है, करंट एम्पियर में है। So find the average value of current for number 1/4 of time period, number 2 half time period, and 1 time period, 1 full time period। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? टाइम पीरियड पता होना चाहिए ना, तब तो हम बोलेंगे कि उसका 1/4 कितना है। बताओ टाइम पीरियड कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में टाइम पीरियड बोलते किसे हैं? जिसके बाद ग्राफ रिपीट होता है। हाँ, टाइम पीरियड इज बेसिकली, टाइम पीरियड का मतलब है टाइम फॉर टाइम टेकन इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो इस केस में कितना हो जाएगा टाइम पीरियड? 20। या तो गलती नहीं करना, 10 को टाइम पीरियड नहीं समझ लेना है। समझ आया? तो इसका मतलब टाइम पीरियड कितना होगा? t 20 सेकेंड। चले तो अब सॉल्व करें। पहले हमें किसके लिए सॉल्व करना है? 1/4 टाइम पीरियड, मतलब 5 सेकेंड के लिए। तो बताएं क्या आंसर होगा? अच्छा, इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन इजी है या एरिया? एरिया। एरिया। तो कैसे कर सकते हैं आई एवरेज? t इज इक्वल टू t/4 के लिए तो कितना हो जाएगा? एरिया ओवर टाइम t/4। बताएं एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2, हाइट कितनी है? 4। और टाइम पीरियड कितना हो गया? 20/5, 20/4 मतलब 5 सेकेंड है। सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 2 एम्पियर। तो ये समझ में आया एवरेज कैसे निकाल सकते हैं? हाँ सर। अच्छा, अगर एवरेज हम निकालें कहाँ से कहाँ तक के लिए? 0 टू t/2 के लिए, तब देखें एरिया कितना हो जाएगा, बताएं। हाफ इंटू बेस कितना होगा? अब फुल 10 यूज होगा 10 इंटू 4 अपॉन 10। सो अभी भी आंसर क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि एवरेज हमेशा एसी में सेम आता है, नहीं। इसीलिए मैंने क्वेश्चन को और आगे किया हुआ है। क्या? t इज इक्वल टू 0 टू t टाइम पीरियड तक। अब बताओ 0 टू 2 टाइम पीरियड तक एरिया ओवर टाइम t। अब एरिया कैसा होगा? एरिया होगा हाफ इंटू 10 इंटू 4। डन। बट ये पॉजिटिव है। और नेक्स्ट एरिया कैसा है? नेगेटिव है। तो इसका मतलब नेट एरिया क्या आने वाला है? 0। तो ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम हाफ साइकिल के लिए कभी भी एसी निकालेंगे तो वी कैन हैव एवरेज वैल्यू, बट फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज 0। 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
एवरेज वैल्यू for half cycle is not 0, but for full cycle is 0. Clear? Okay, that's good. अभी क्या कर सकते हैं, मैं थोड़े से दूसरे एग्जांपल दे देता हूँ टफ वाले, क्या जिसमें अब हमें इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, तो कर लेते हैं यार. फाइंड द एवरेज वैल्यू of an AC current that is given as I is equal to I naught sin omega t. इस फॉर्मेट में आपको एक I गिवन है, उसकी एवरेज वैल्यू चाहिए फॉर हाफ साइकिल एंड फुल साइकिल. तो बड़ा फुल साइकिल में आंसर क्या आएगा? 0. और हाफ साइकिल में हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लेते हैं. पहले फर्स्ट पार्ट क्या, हाफ साइकिल मतलब t इज इक्वल टू 0 to t/2. क्लियर? इट विल बी हाफ साइकिल. चले सॉल्व करें. फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रल I dt अपॉन इंटीग्रल dt. Yes. I average will be integral of I dt over integral of dt. ठीक, I dt, I का फॉर्मूला क्या है? I नॉट साइन ओमेगा t dt over this dt. देन सो बेटा I नॉट का इंटीग्रल होगा क्या? नहीं, साइन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ओमेगा साइन माइनस कॉस, क्योंकि कॉस का होता है साइन, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी. और मुझे पता है कि अगर यहाँ पर टी के साथ कुछ और एलिमेंट है तो उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड भी करते हैं. सो इंटीग्रेशन आपको ये याद होना चाहिए कि ये हो जाएगा. अच्छा, टाइम क्या क्या लिया? 0 to t/2. अच्छा, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t. और लिमिट क्या लेंगे? 0 to t/2. अच्छा, प्रॉब्लम क्या आ रहा है? हमें इक्वेशन में हर जगह क्या दिख रहा है? t दिख रहा है, जबकि यहाँ पे क्या दिख रहा है? ओमेगा. तो हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं चीजों को? ओमेगा को क्या कर सकते हैं? 2π/t. हाँ, वेरी गुड. सो हम इसे लिख सकते हैं कॉस. अच्छा, ओमेगा तो बाहर आ जाएगा ना ये, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ बचेगा यहाँ पर कॉस. तो कॉस इसे लिख सकते हैं 2π/t इंटू टी. अब हम लिमिट यहाँ पर रखेंगे 0 to t/2 अपॉन, यहाँ पर क्या होगी? वो तो लिमिट रखी जाएगी t/2 माइनस 0. कोई टेंशन किसी को? नहीं. अब इस t/2 को सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा -2I0 बाई ओमेगा इंटू टी. कोई डाउट किसी को इसे सॉल्व करने में? नहीं. अब सॉल्व करते हैं लिमिट. तो कॉस, देखो कॉस 2π/t है, इंटू टी की जगह हमने रख दिया t/2 माइनस ये, तो अभी 0 रखेंगे तो बात ही खत्म है, 0 हो जाएगा सब कुछ. तो यार अभी थोड़ा सा भी सॉल्व करना पड़ेगा. क्या कि यार -2I0, ये जो नीचे लिखा हुआ है t, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2π/ओमेगा. तो ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, 2 भी कैंसिल आउट हो गया, 2 को भी कैंसिल आउट कर देते हैं. अच्छा, इधर इनसाइड देखे क्या बचा? कॉस देखो t कैंसिल आउट होगा और 2 भी कैंसिल आउट होगा, क्या बनेगा? कॉस पाई माइनस कॉस 0. अच्छा चलो बताओ यार, कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1. ओके, ये हो जाएगी -1, और 0 की वैल्यू भी -1, तो माइनस माइनस 2 आ जाएगा ना, 1. तो इसका मतलब एवरेज वैल्यू क्या आ गई? एवरेज वैल्यू I0 आ गई. रुको यार, कुछ तो गलत हो गया. I0 नहीं आती है सर, वो डिवाइड बाय पाई है. वो 2 नहीं है, ये क्या है? पाई है. ये 2 थोड़े है, ये पाई है. तो इसका मतलब क्या आएगा? वैल्यू यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2I0 बाई पाई. और इसको आपको रट लेना है, एकदम याद कर लेना है.
क्या कि ये जो साइन वाली साइकिल होती है इसकी एवरेज वैल्यू आएगी 2/पाई। तो मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो साइन कर्व होता है ना, ये आई नॉट का, इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू को लेट से मैं थोड़ा सा ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, अप टू दिस हाफ साइकिल, ये जो एवरेज वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है ये होती है 2I0/पाई। याद रहेगा सबको? तो को ये याद है कि एवरेज वैल्यू यार 1/2 आया करती थी। किस चीज की 1/2 आती थी एवरेज वैल्यू? देखें किसी को याद है कि नहीं। ये चीज मैंने कहां पर बताई है ऑलरेडी? साइन फंक्शन में एवरेज वैल्यू 1/2 आती थी साइन स्क्वायर की, याद है? अब बताओ किस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए क्या आती है? 1/2। किसी को याद आ रहा है साइन स्क्वायर किस चैप्टर में रहा होगा? SHM। यस, वेरी गुड। SHM में पढ़ा था हमने एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एवरेज वैल्यू कितनी आ गई है, तो अब ये याद रख लो कि आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल कितनी होती है? 2I/पाई। अब इसको गलत सेंस में मत ले जाना। क्यों? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फॉर T/4 टू 3T/4 कितना टाइम यूज हो रहा है? T/2 यूज हो रहा है। T/2। एवरेज वैल्यू क्या आएगी? यही आएगी क्या? नहीं। ये नहीं आएगी। तो थोड़ा सा फिगर याद रखते रहना है कि कहाँ से कहाँ हम ये देख रहे हैं। हम हाफ साइकिल देख रहे हैं 0 टू अगेन 0। क्लियर? अगर आपने बीच में देखा ऐसे T/4 से 3T/4 देखा तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी ना। ये वैल्यू पॉजिटिव देगी और ये वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव। क्या है? 0। 0। 0। तो ऐसा नहीं है कि हाफ साइकिल मतलब बिल्कुल आप हर बार ही समझो कि 2π/3 है। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके करना है कि 2I/पाई कब होगा। डन? यस। ओके। और फुल साइकिल के लिए तो हमें पता है कि कैंसिल आउट होकर 0 ही हो जाने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली, मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है जब मैं यहाँ इंटीग्रेट करूँगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं। सो फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t, क्या आने वाला है एवरेज वैल्यू फुल साइकिल की? 0। 0 आएगी। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है। आपको कोई रैंडम वैल्यू भी पूछ सकता है तो आपको क्या करना है, बस इंटीग्रेट करना है और लिमिट रखनी है और काम बन जाएगा। डन? तो चाहिए तो इस चीज को मैं एज अ कॉन्सेप्ट आपको याद दिला देता हूँ। क्या आपको ये नोट डाल के यहाँ पे याद कर लेते हैं इस चीज को। क्या है वो पॉइंट? वो पॉइंट है कि नंबर 1, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा फॉर हाफ साइकिल कितनी होती है? 2I0/पाई। या सो इट इज दैट एवरेज वैल्यू इज 2/पाई टाइम्स द मैक्स वैल्यू। कोई डाउट किसी को? अच्छा, नहीं। ओके। साइन थीटा की जगह मैं यहाँ पर ओमेगा टी लिख देता हूँ तो थोड़ा सा और बेटर आएगा। साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी। अच्छा, अब थोड़ा सा और, अगर इसमें मैं थोड़ा सा फेस चेंज ले आऊं,
अगर मैं इसे लिख दूं साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो बताओ फाई पे डिपेंड करेगा या नहीं? हाँ। डिपेंड करेगा। अभी हमने देखा था ना, सोचो फाई को हम पाई बाय 2 कर दे तो इसका मतलब हाफ साइकिल यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगा ना, तो आंसर आएगा क्या? नहीं। 0। क्लियर, मतलब 0 होगा या डिफरेंट आंसर हो सकता है। सो फॉर कॉस ओमेगा टी प्लस पाई फॉर हाफ साइकिल, इसका मतलब क्या होगा? विल डिपेंड अपॉन फाई, तो इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा। इट विल डिपेंड अपॉन फाई। कोई डाउट किसी को? समझ आया? इट विल डिपेंड अपॉन फाई। अच्छा, अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे ऑलरेडी पता है, याद रखना है कि अगर मैं साइन स्क्वायर की बात करूंगा तब क्या आता है? एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई फॉर एनी टाइम, ठीक है, फॉर हाफ और फुल साइकिल, ठीक है, हाफ और फुल साइकिल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? एवरेज वैल्यू जो रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी एवरेज, इट इज 1/2 टाइम्स ऑफ मैक्स वैल्यू। मतलब मैं समझाना क्या चाहता हूं कि ये जो साइन स्क्वायर वाले फंक्शन है, ये नेगेटिव तो होंगे नहीं, नेगेटिव वाला भी कहाँ जाता है? पॉजिटिव, मतलब यहाँ तो नेगेटिव ही नहीं, तो ये साइन स्क्वायर कुछ इस टाइप का रहेगा। डन। तो इनका एवरेज आप चाहे हाफ साइकिल को निकालो चाहे फुल साइकिल को निकालो, यही तो होगा ना एवरेज वैल्यू। समझ आया सबको? तो ये एवरेज ही रहेगी चाहे आप जितने साइकिल के लिए निकालो। तो इवन आपने इसे स्लिप भी करा दिया, आपने सोचो फाई एंगल पीछे भी कर दिया, फाई एंगल चेंज कर दिया, तो क्या सिचुएशन हो जाएगी? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी एवरेज वैल्यू कैसी ही रहेगी? वैसी ही रहेगी। समझ आया सबको? हाँ। तो इसका मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, मतलब स्क्वायर वाले फंक्शन में फाई की टेंशन नहीं है, विदाउट स्क्वायर वाले में फाई की टेंशन है। समझ आया? यस। ओके, गुड। तो ये दो चीज़ें हमें थोड़ी सी माइंड में रखनी है व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज वैल्यू। तो बताओ यार, एवरेज वैल्यू अभी सबको समझ आया? हाँ। ओके, गुड। तो लेट्स से अगर मैं आपसे ये पूछूं, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल दे दिया, चले बता, इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी फॉर हाफ साइकिल? बताएं, क्या मुझे ये पूरा इंटीग्रेट करने की जरूरत है क्या? आप फिगर में देखो, 2 कभी भी बदलता है क्या? नहीं। अगर 2 चेंज ही नहीं हो रहा बेटा, 2 चेंज ही नहीं हो रहा, तो 2 की एवरेज वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0। 0। अरे 2 2 2 है, अगर चेंज ही नहीं हो रहा तो हमेशा वैल्यू क्या रहेगी? 2 ही रहेगी ना। 2। तो थॉट समझ आया कि कैसे यूज करना है चीजों को? क्या 2 विल रिमेन एज इट इज, 2 को कोई टेंशन नहीं है। क्या रहेगा? 2 विल रिमेन एज इट इज।
5 का क्या हो जाएगा हाफ साइकिल के लिए? समझ आया? हाँ। पक्का? फुल साइकिल के लिए देखें। फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू देखें। 2 को कुछ होगा क्या? नहीं। ये साइन वाले फंक्शन की एवरेज क्या हो जाती है फुल साइकिल के लिए? 0। 0। तो ये 2 को नहीं भूल जाना है, 2 को 0 नहीं कर देना है। हम साइन कॉस का इंटीग्रेशन और ये सब देखें। डन? हाँ। पक्का? किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। ओके गुड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर। चले इसके बारे में बताएं। इसकी हमें एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाफ साइकिल एंड फुल साइकिल। बताएं इसकी हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगी? 2√20/π। ओके देख लेते हैं। फॉर हाफ साइकिल ये तो समझ आया। अब बताओ यहाँ प्लस करेंगे माइनस करेंगे क्या करेंगे, रूट स्क्वायर करेंगे क्या करेंगे? क्या लग रहा है आप लोग को? रूट स्क्वायर करेंगे। ओके किसी और को कुछ और लग रहा है? कोई और कुछ बताना चाहता है? कैसे निकालेंगे हम? ओके तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जब हमें पता नहीं है कि उनकी ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा ना आपको। आप देखो सपोज 2 sin ओमेगा टी है, वो आपको कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ठीक है। और 4 cos ओमेगा टी कैसा दिखेगा? 4 से स्टार्ट होगा यहाँ से। डन? पॉइंट आपको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो कुछ इस टाइप का रहेगा वो। तो अगर मैं एक हाफ साइकिल के लिए पूछूंगा, क्या आप जो सोच रहे हो वो आंसर आएगा क्या? नहीं। हाफ साइकिल के लिए कॉस्ट तो क्या हो जाएगा? 0 हो 0। जाएगा ना फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, जबकि साइन वाला तो रहेगा। कुछ समझ में आया आप लोग को क्या बताना चाह रहे हैं हम? हाँ। हाँ तो सर। इसका मतलब ये है कि प्रॉपरली आपको करना है। फर्स्ट हाफ के लिए कॉस तो जाएगा वापस, साइन रह जाएगा, तो आंसर कितना आने वाला है? इसका मतलब सिर्फ पहले वाले का कंट्रीब्यूशन आने वाला है। तो इसका मतलब क्या सिचुएशन होगी फॉर फर्स्ट हाफ? कॉस वाला क्या हो जाएगा? कॉस थीटा
इट्स 0। अच्छा एक मिनट, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया था, यस साइन और कॉस दोनों फंक्शन लिख दिए थे ना मैंने यहाँ पर फॉर हाफ साइकिल, तो वो उनके साइकिल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉस हटा देता हूँ। पॉइंट समझ आया सबको कि साइन रखा हूँ, कॉस पे डिपेंड करेगा कि टाइमिंग कैसी है उसकी। तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई है कि एवरेज देख के काम करना है, ऐसा नहीं कि ये कॉस ऐसे स्टार्ट है तो आपने ये हाफ साइकिल के लिए कर दिया, ये 0 हो जाएगा ना। कॉस कॉस किस हाफ साइकिल के लिए आएगा, यहाँ के लिए आएगा कॉस। तो वो आप बेसिक जो है डायग्राम बना के आप कर सकते हैं। डन, ओके। Yes. या तो फॉर फर्स्ट हाफ कॉस हो जाएगा 0, तो साइन के लिए सिर्फ हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई एवरेज कितना आ जाएगा, 2/π टाइम्स ऑफ 2 ओनली। डन। तो इसका मतलब अगर कभी कोई भी रैंडम टाइम दे दे तो आप ऐसे इंस्टिंक्ट पे मत जाइए, हमेशा क्या करो, इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लो। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एनी जनरल टाइम क्या करना चाहिए हमें, अगर आई एवरेज चाहिए तो बस आप इंटीग्रेट कर दो t1 से t2 के लिए, वो जो भी आया है 2 साइन ओमेगा टी -4 कॉस ओमेगा टी, आप बस इसे क्या करो, इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लो, वही सबसे बेस्ट है। समझ आया क्या? कोई भी जनरल टाइम चाहिए तो आप ऐसा ज़्यादा सॉल्विंग में टेंशन मत करो, डायरेक्टली सॉल्व कर दो। क्लियर? इंटीग्रेशन में तुरंत जो भी 0 आने वाला है वो 0 हो जाएगा, जो नहीं होने वाला है नहीं होगा। क्लियर है सबको? हाँ सर। तो एसी में अभी हमने 2 चीज़ें पढ़ी, क्या क्या पढ़ा, पीक और एवरेज। नेक्स्ट एक होता है आरएमएस। ऑलरेडी हमने ये तीनों वर्ड्स सुने हुए हैं, एवरेज भी सुना है, आरएमएस भी सुना है। ये हमने कहाँ पे सुना हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स केटीजी में, जो पार्टिकल की आरएमएस स्पीड हम यहाँ कैलकुलेट किया करते हैं। तो देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसको हम सिंपल लिखते हैं आरएमएस वैल्यू। कोई डाउट किसी को इसमें कि ये पॉइंट क्या कैसे करना है? अभी देखिए आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने पहले ही बताया, उल्टा करते हैं, पहले स्क्वायर लेते हैं, फिर मीन लेते हैं, फिर रूट लेते हैं। डन। तो सॉल्विंग कैसे करते हैं, अगर मुझे आई आरएमएस चाहिए तो आई आरएमएस क्या करेंगे, पहले आई का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट स्क्वायर देन मीन, मीन मतलब क्या, एवरेज, देन रूट। पॉइंट समझ में आया कैसे निकालते हैं आरएमएस वैल्यू? सो अगर आई आरएमएस चाहिए तो कैसे निकालेंगे, मीन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेट करते हैं हम किसको, आई डी टी को, बट हमें किसका इंटीग्रेशन चाहिए, स्क्वायर वाले का मीन चाहिए। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर डी टी को इंटीग्रेट करेंगे। समझ आया, ये वैल्यू क्या हो गई, स्क्वायर का एवरेज, और उसके बाद क्या ले लेना है उसका रूट। क्लियर? तो अगर इस चीज को मैं थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में लिखूं, इससे पहले ये लिख देता हूं मैं कि हमें करना क्या है, हमें करना है रूट लेना है किसका, आई स्क्वायर के एवरेज का। तो कोई डाउट किसी को, समझ आ रहा है ये? हाँ सर। ओके, और जो भी लिमिट रहेगी टाइम की वो हम रख देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मतलब इस बार इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ होगा, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर का हम इतना सिंपली नहीं करते हैं इंटीग्रेशन। डन। तो देख लेते हैं रूट मीन स्क्वायर में, पहले एग्जांपल वाइज थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेट्स से मैंने आपको बताया
find the RMS value of current for half cycle। और गिवन कैसे है? करंट गिवन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्मेट में करंट आपको गिवन है। आपको ये करंट गिवन है और हमें क्या निकालना है? हाफ साइकिल के लिए क्या निकालना है? आरएमएस वैल्यू। तो देखें कैसे निकालेंगे। चलिए आई आरएमएस कैसे निकालते हैं? रूट ऑफ आई स्क्वायर का एवरेज, और आई स्क्वायर का एवरेज मतलब रूट ऑफ आई स्क्वायर के एवरेज के लिए क्या हो जाएगा? आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी ओवर डी टी। कोई डाउट किसी को? नहीं। ओके गुड। आई स्क्वायर सॉल्व होगा क्या? नहीं, आई स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेट किसे करना है? साइन स्क्वायर को करना है यार, अपॉन डी टी से टी भी नीचे आ ही जाएगा सॉल्व होके। डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, जो भी लिमिट होगी हम रख देंगे। तो लेट्स से पहले हाफ साइकिल के लिए कर लेते हैं। तो इसका मतलब लिमिट क्या हो जाएगी? 0 to t/2। चलो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताएं? sin cube omega t upon 3। sin cube omega t upon 3 into integration of omega t। वेरी गुड वेरी गुड। तो पॉइंट ये है कि अगर हमें जैसे साइन स्क्वायर है हमारे पास साइन स्क्वायर है, इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो इसको हम सिंपल वे पे इंटीग्रेट नहीं करके किसी थीटा से कन्वर्ट कर लेंगे। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में क्या रहता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 1 इस तरफ प्लस आ जाएगा, ये बन जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1/2। इस फॉर्मेट में हम साइन स्क्वायर को कर सकते हैं और cos 2 थीटा को फिर हम नॉर्मली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन तो सही है, मतलब सीख लेना चाहिए, बट मैं बिना इंटीग्रेशन के डायरेक्टली जानता हूं कि ये साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू लिखी है ना, इनडायरेक्टली इसने क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। तो हमें ऑलरेडी पता है कि साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल क्या आने वाली है। बताएं यहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा फॉर हाफ साइकिल क्या आती है? 1/2। तो बस टेंशन ही नहीं लेना, क्यों इतना इंटीग्रेट करेंगे, हम डायरेक्टली यूज करेंगे ना इसे। सबको समझ आया कि क्या करेंगे हम? तो आई आर एम एस क्या हो गया? रूट के अंदर आई नॉट का स्क्वायर इंटू क्या वैल्यू आ गई? 1/2। तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाने वाला है? आई नॉट से तो बाहर आ जाएगा आई अपॉन √2। तो ये याद रहेगा सबको? हाँ। अच्छा, तो ये आरएमएस वैल्यू हमें याद रखनी है। क्या आई आरएमएस अगर बोला मैंने तो आप तुरंत बोल देंगे कि आई नॉट बाई √2। और अगर ईएमएफ भी आरएमएस पूछा मैंने तो क्या कर देंगे? ई नॉट बाई √2। डन? तो कोई डाउट इसमें? नो सर। गुड। अब बहुत बड़ी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट करके लिखेंगे। नोट, क्वेश्चन में अगर कभी आपको डायरेक्टली ईएमएफ लिखा है, पता है उसका मतलब क्या है? व्हेन डायरेक्ट E is given, it means it is RMS वैल्यू। तो कोई मुझसे पूछेगा नहीं अगर मैंने बोल दिया कि घर पे 440 वोल्ट आ रहा है तो ये क्या है? अरे भाई 440 वोल्ट आ रहा है, आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी है। याद रखना, ऐसे तुरंत कुछ भी ये मत मान लेना कि ये पीक वैल्यू है। समझ में आया?
तो इसका मतलब हाँ। ये, इसका पर्पस ये है कि व्हेन गिवन सोर्स is 220 volt means it is its RMS value. Done? Not peak value. कोई डाउट किसी को इसमें? अच्छा, लेकिन इसका मिसकॉन्सेप्शन क्या है वो भी देख लेते हैं. When it is given in equation format, मतलब ऐसा गिवन है that E is equal to 220 sin 50t, then what it is? अगर इक्वेशन में लिख के दिया है मतलब क्या है वो? पीक वैल्यू। तो ये दोनों चीजें गलती तो नहीं करेंगे ना? समझ आया कि आप हाँ। पूछने लगो कि सर √2 से डिवाइड क्यों कर दिया आपने? बार बार पक्का पूछोगे, बार बार पूछते हैं सब कि सर √2 से डिवाइड क्यों कर दिया? जब सिर्फ 200 लिखा है मतलब ये क्या है? RMS है. तो मुझे मैक्सिमम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? √2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, डन. हाँ। गुड. तो वो चीजें थोड़ी सी ध्यान देना. और अगर इक्वेशन लिखा है तो टेंशन ही नहीं है, फिर पीक वैल्यू ही है. चलिए बहुत अच्छा. अभी एक पॉइंट ये है कि ये जो मैंने हाफ साइकिल के लिए निकाला है, मैंने आपको क्या बताया? साइन स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू 1/2 कब के लिए होती है? हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए. मैंने बताया किसी भी टाइप के लिए. हाँ। देख लेते हैं. ये देखें, मैंने बताया कि सिर्फ साइन के लिए फाई वगैरह टेंशन करता है, लेकिन स्क्वायर फंक्शन के लिए साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, फाई हो, कुछ भी हो, सबके लिए क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी टाइप की साइनोसॉइडल वेव हो, मतलब एसी करंट हो, हमेशा आंसर क्या आएगा आरएमएस का? ये क्लियर? तो ये कब के लिए वैलिड है? फॉर ऑल टाइप ऑफ साइन वेव. हाफ साइकिल, फुल साइकिल, किसी भी के लिए हो यही वैल्यू रहेगी. डन? हाँ सर। पक्का ओके सब? गुड. तो आरएमएस वैल्यू देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल दे देते हैं. लेट्स सी. चलो एक मिनट थॉट दें, सोचे अच्छे से इसके बारे में. कोई गेस बताएं.
10 क्या हो जाएगी आरएमएस वैल्यू? √20/√2। यस, आरएमएस वैल्यू कैसे होती है? आई नॉट बाई √2 टाइप की। तो कितना हो जाएगा? √2² + 4² बाई √2। समझ आया? सो √20/√2। सो आंसर कितना हो जाएगा? √10। कोई डाउट किसी को इसमें? सॉल्व नहीं। करने की जरूरत है क्या? नहीं चाहिए। अगर आपको सॉल्व करना है, अगर आपका मन है नहीं हमें सॉल्व ही करना है, सॉल्व कर लेते हैं, इतना कुछ बड़ा पॉइंट नहीं है। अगर देखेंगे तो मतलब ठीक है यार, ज़्यादा मेहनत हो जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा? 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फिर से 4 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 × 2 साइन ओमेगा टी इंटू 4 कॉस ओमेगा टी, और इन सब का क्या लेना है? एवरेज। समझ आया? हमने क्या किया? आई का स्क्वायर करके एवरेज ले लिया, तो बात तो वही हो जाती है इनडायरेक्टली। इसका एवरेज क्या आएगा? 1/2। इसका एवरेज क्या आएगा? 1/2। और ये साइन इंटू कॉस मिलके क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा बन जाएगा ना। तो कुछ भी हो, सिंपल साइन फंक्शन का एवरेज क्या आता है? 0। तो इनडायरेक्टली यही दो टर्म ही तो बचेंगे ना। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से भी हम अप्रोच कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से भी हम चीज़ें कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर और ये 1/2 कॉमन टाइप समझ लीजिए। सो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कॉमन आएगा 1/2। सेम आंसर आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लियर है? हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी है, हमें कैसे कर लेना इस तरीके से। डन? यस। हाँ। गुड। तो ये जो 3 चीजें मैंने अभी बताई हैं, ये बार बार आपको बार बार यूज होने वाली हैं। क्या 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 वैल्यूज? आई नॉट, आई एवरेज और आई आरएमएस। किसी को इन तीनों में कोई टेंशन? किसी को इन तीनों में कोई टेंशन फाइंड करने में? नहीं सर। ओके। नहीं सर। एक बार आपको बस रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, नोट्स में से एक बार देख लेंगे तो फिर से सारी चीजें याद आ जाएंगी। तो अब मैं ये कंसिडर करके चलता हूँ कि मैं कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें बार बार मैं नहीं बताऊंगा कि आई नॉट क्या है, आई एवरेज क्या है, आई आरएमएस क्या है। मैं सिर्फ ट्राई करूंगा कि करंट फाइंड कर दूंगा फंक्शन में, बाकी आप लोग कर लेंगे। डन? तो अब हम क्या सीखेंगे? करंट का फंक्शन कैसे लिखते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें कि हम चैप्टर किस तरीके से सीख रहे हैं? पहले हमने सेपरेटली ये निकालना सीख लिया अगर फंक्शन गिवन है। हाँ। अच्छा, और अब हम क्या सीखेंगे कि फंक्शन कैसे बनाते हैं। अगर फंक्शन पता है तो मैं कंसिडर करता हूँ कि ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। डन? हाँ। ओके, गुड। तो चले सीखते हैं कि फंक्शन कैसे लिखते हैं करंट का। उस फंक्शन को लिखने से पहले यार हमें एक चीज सीखनी होगी जो हमने एसएचएम में सीखी हुई थी। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज फेजर रिप्रेजेंटेशन। किसी को याद है हमने ये सीखा है ऑलरेडी? हाँ। फेजर रिप्रेजेंटेशन, और ये एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है। और मुझे पता है कि आप लोग को याद होगा कि फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ये ओमेगा टी वाली चीज़ का फेजर रिप्रेजेंटेशन। फेजर रिप्रेजेंटेशन पता है क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ज्योमेट्रिकल है, फील आ जाता है तुरंत कि क्वेश्चन क्या है। जैसे रिप्रेजेंट कर देते, सपोज y1 इज इक्वल टू गिवन है साइन 3 साइन ओमेगा टी। आप समझ जाएंगे कि कैसे इसे ड्रॉ करना है। सपोज y2 है, y2 गिवन है 5 साइन ओमेगा टी प्लस 30, y3 है 4 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, y4 is 3 cos omega t।
ओके, सो लाइकवाइज बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मैं अभी कुछ पॉसिबिलिटीज आपको डिफाइन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम फेजर एक्चुअली बना लेते हैं। कुछ और ले लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स भी, जिससे बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको फेजर कैसे बनाते हैं। लेट्स से चले, तो सारी चीजें अब डिस्कस करते हैं एक-एक करके। फेजर के लिए सबसे पहले याद है मैंने क्या बताया था? सबसे पहले क्या बना लेते हैं? एक रेफरेंस। याद है फेजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रेफरेंस। रेफरेंस मतलब जीरो हम किसे रखते हैं? तो बताओ जीरो किसे रखा करते हैं हम? ऐसा फेजर बनाते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस टाइप पे। तो बताओ रेफरेंस किसे बनाते हैं यूजुअली? ओरिजिन। नहीं, एरो। फेजर मतलब यहाँ पे एरो बनाना है। फेजर मतलब इसका वेक्टर बनाना है। याद है जब सर्कुलर ये पढ़ा था एसएचएम, उसमें बनाया था कि साइन ओमेगा टी मतलब यहाँ पर पहुंच गया तो ये उसका फेजर बन जाता था। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती थी? इसको जीरो मानते थे ना, हाँ, एंगल चेंज हाँ, होता था। तो रेफरेंस किसे मानते थे हमेशा यूजुअली? पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। हाँ, so usually it is positive x-axis which is sin omega t। समझ आया रेफरेंस किसे मानते हैं? sin ओमेगा t को। तो बेटा y1 मतलब ड्रॉ करना है, मतलब मुझे कैसे ड्रॉ करना है? कोई एंगल है क्या इसमें? नहीं, ये तो हमारा रेफरेंस ही बन गया ना। तो मतलब y1 कैसे लिख सकता हूँ? इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये हमारा क्या है? y1। किसी को कोई टेंशन y1 में? समझ आया? y नहीं, फेजर रिप्रेजेंटेशन ये हुआ। अब बताओ y2 कैसा दिख रहा है? ओमेगा टी से 30 डिग्री ज्यादा। ज्यादा। तो इसका मतलब अब इसकी वैल्यू देखो, पीक वैल्यू कैसी है इसके रेस्पेक्ट में? ज्यादा है। तो इसका मतलब ये कुछ यहां तक जाएगा। अभी समझ आया सबको? ये कौन बन जाएगा? y2। कोई दिक्कत किसी को y2 में? नहीं, नहीं सर। गुड, गुड। y3 बताओ, रेफरेंस से कहाँ आ गए हम? नीचे। नीचे की नीचे। तरफ आ गए। तो इस कितना डिग्री नीचे आ गए? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ये बन गया हमारा y3। कोई डाउट किसी को? नहीं। ओके, गुड। ये क्या हुआ? ये नीचे आ गए 90 डिग्री। y3 हो गया ये। चले, y4 बताएं। cos। cos का मतलब क्या होता है? ये ऑलरेडी कितने डिग्री आ गए हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये साइन वाले से ऑलरेडी 90 डिग्री ज्यादा है। कोई टेंशन? नो। नहीं, क्लियर है? ओके, गुड। तो मतलब मैं क्या बना दूंगा इसको, यहाँ पर वैल्यू कितनी है इसकी? 3 जितनी ही है। तो वैल्यू थोड़ा सा समझते जाना है कि अब वैल्यू इसमें क्लियर दिख नहीं रही है, बट आप समझ जाएंगे कि ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बना दिया, बट अभी वो 3 जितना ही रहेगा सर्किल। वैल्यू में किसी को कोई टेंशन? ये मतलब जो फेजर मैंने बनाया वैल्यू ये लिखने के ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको उतना ही बनाना है। हमें कितना बनाना है इस बार? 3 जितना ही बनाना है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? y4। ये y4। डन? समझ आया यार y4? चले, y5 बताएं। 30 डिग्री। ये कितना है? पाई/3 मतलब कितना? 60। 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि ये cos से 60 डिग्री पीछे है। ये मीनिंग समझो यार इसका, बिहाइंड, सॉरी, ये कितना है? पाई/3 मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री बिहाइंड cos। मतलब किस तरफ आएंगे? cos से पीछे की तरफ आएंगे हम। किसी को डाउट? 60 नहीं, डिग्री। तो 60 डिग्री नहीं पीछे सर। तो वहीं पर आ जाएंगे ना हम। हाँ। तो हाँ, इसका मतलब ये होगा कि जो ये आंसर आएगा वो ये आएगा। ये कौन हो जाएगा? y
5। 5. ये हम 60 डिग्री पीछे आ गए हैं कॉस से। एरो से आप समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। ये एरो बता रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। तो दो रेफरेंस याद रखना है, ये बनता है साइन का रेफरेंस, साइन थीटा, और ये किसका रेफरेंस प्लेन है, कॉस थीटा। Cos theta. गुड। चले 6 वाला बताएं। Sir, negative y-axis. माइनस कॉस है तो मतलब समझ गए, इसे हम ऑलरेडी समझ जाएंगे कि ये नीचे की तरफ बना हुआ है। तो चाहिए तो इसे लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्टली याद कर लो कि मतलब क्या सिचुएशन होगी। अच्छा y3 भी 4 ही है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा फिर, मतलब इसको 4 की जगह 2 कर लेते हैं। डन। ओके, तो यहाँ से ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये हमने दे दिया क्या, y6। डन। किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. 6, तो ये बन गया माइनस कॉस थीटा हमारा। तो मुझे लगता है अभी आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि फेजर कैसे बनाते हैं। अब आप सोचोगे सर ये सिखा क्यों रहे हैं, तो अब ये आगे आपको पता चलेगा कि इसका यूज क्या है। डन, यहाँ तक समझ आया? हाँ। ओके गुड। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको फेजर दिखाने का, फेजर सिखाने का पर्पस क्या था। पर्पस कुछ ये है, कुछ इस तरीके से देखते हैं। आपको ये याद है सुपरपोजिशन क्या, लेट्स से गिवन है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, मतलब एक ऐसी करंट है जिसमें दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसे लिखा तो आप इसे एक रिजल्टेंट की तरह लिख सकते हैं, सम रिजल्टेंट इनटू सम जो भी फंक्शन होगा, मतलब लेट्स से साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हमारा किसका काम करता है, पीक वैल्यू का। ये आर ही तो हमारा पीक वैल्यू का काम करेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। बताओ रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा, आर का फार्मूला क्या रहता है, अंडर वाई y1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 2 y2 इंटू कॉस थीटा। डन। और फाई कैसे निकालते हैं, टेन फाई एंगल होता है। टेन फाई कैसे निकालते थे, बी कॉस थीटा मतलब y2, सॉरी बी साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस अपॉन y1 प्लस y2 कॉस थीटा। याद आ रहा है वेक्टर? हाँ. ओके, ये कुछ ऐसा है, ये हो गया अपना y1, ये हो गया अपना y2, और इन दोनों के बीच में एंगल है कुछ थीटा। बट हमारा जो हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है वो कुछ ऐसे फाइंड करना है, और वो एंगल बना रहा है यहाँ पे फाई। समझ आ गया यार सबको क्या चल रहा है, किस तरीके से हमें फाइंड करना है ये? हाँ सर। हाँ सर. यही इस फेजर का पर्पस है क्या, कि यार अगर आपने वेक्टर ड्रॉ कर दिया तो क्या आपको ऐसे मैथ लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। अगर आपने वेक्टर ड्रॉ कर दिया तो तुरंत तुरंत देख के बता दोगे ना कि आंसर क्या आएगा। आपका पॉइंट समझ में आया सबको, क्या पर्पस है इसका? हाँ कि अगर आपने फेजर बना दिया तो आपको सॉल्विंग में कोई भी टेंशन नहीं होगी, आप तुरंत सॉल्व कर पाओगे। तो देख लेते हैं कैसे, पर्पस क्या है। एक एग्जांपल देखेंगे, तुरंत समझ में आएगा कि क्या, कैसे सॉल्व करना है, क्या डिस्कस करना है एग्जैक्टली।
ओके, देखें क्या सिचुएशन समझ में आई इससे, कि पीक वैल्यू में सीधे ऐसे √3² + 4² कर देंगे क्या? नहीं। उसमें कॉस होना चाहिए था, याद है, उसमें कॉस होना चाहिए था। बट अभी हम फेजर के फॉर्मेट से देखें तो ये वाला वैल्यू इससे 37 डिग्री आगे है, तो सेंस ऑफ फेजर यूज कर सकते हैं ना। इट इज लाइक क्या, कि ये वैल्यू कितनी है 3 और ये वैल्यू कितनी है 4 और इसके बीच एंगल कितना है 37 डिग्री। 37 डिग्री। डन। तो आपको बस पीक वैल्यूज यूज करके आई मैक्स हम निकाल सकते हैं। तो आई नॉट कितना हो जाएगा, वेरी सिंपल, 3² + 4² + 2 × 3 × 4 × cos 37 डिग्री। समझ आया? हाँ बताए किसी को कोई डाउट इसमें? सर, अगर वहां पर साइन की जगह कॉस क्रिएट किया तो कॉस क्रिएट किया तो फिर हम ऐसे बनाएंगे, ये बनेगा, ये कॉस बनेगा और कितना आगे है 37 डिग्री। तो अब आप इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते क्या? हाँ समझ आया ना? क्वेश्चन हाँ को कैसे इजी कर दिया है। अच्छा, लेट्स से सिर्फ साइन और कॉस दिए होंगे तब कैसे बनेंगे फेजर? ये बनेंगे। तो इनका तो आपको ऑलरेडी पता है ना, क्या आंसर आएगा, 5 मतलब √3² + 4²। तो आप समझ आया ना कैसे आता है वो √a² + b², कहाँ से आता है, फेजर से। हाँ किसी को कोई डाउट इसमें बताओ? ओके, पीक वैल्यू कैसे आ जाएगी, आरएमएस वैल्यू कैसे आएगी, पीक वैल्यू आ गई तो डन। हाँ ओके, अगर वैसे इनकेस कभी पूछता नहीं है, अगर पूछ लिया कि मतलब फाइनल फंक्शन अगर लिखना है, कुछ मिक्स फंक्शन लिखना है, तो इसका मतलब मिक्स फंक्शन कैसे लिखेंगे, ये भी एक एक पॉइंट बन सकता है। ऐसा कभी क्वेश्चन ज़्यादा देखा नहीं मैंने कभी, बट ऐसा बन सकता है कि इसको डिफरेंट फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, इन केस इफ यू विश, इसको लिख सकते हैं i = I0 sin ω_t + phi। समझ आया? तो I0 हमें पता है, बस phi चाहिए। वेयर phi कैसे निकालेंगे, बताए tan phi कैसे आएगा? अभी तो बताया था ना tan phi कैसे आएगा, I1 sin theta upon 4, यस, अरे ये परपेंडिकुलर वाले पे रहेगा, 4 sin 37 अपॉन 3 + 4 cos 37। नहीं समझ आया क्या? आ गया। हाँ, वो फाई यहाँ पे रख देंगे tan इनवर्स के फॉर्मेट में, कोई अच्छी वैल्यू आएगी तो वो रख देंगे। तो ये भी कभी पूछ सकता है कि इसका एक डिफरेंट फंक्शन क्या हो जाएगा, तो मुझे पता है कि इन दोनों का जो रिजल्ट है वही हमारा डिफरेंट फंक्शन हो जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली आवर रियल आई। क्लियर? आई गेस ओके है, किसी को कोई इसमें डाउट नहीं होगा। तो बताओ यार, यहाँ तक जो भी हमने समझाया फेजर सबको समझ आ गया क्या? फेजर सबको समझ आया? ओके, तो अब हम सीखेंगे, मतलब मेन एकदम मेगा पॉइंट पे, ये अगर अगर आप लोग को आ गया तो मतलब आगे की चीज तो आप समझिए पूरा ही आ जाएगा। फेजर अगर आपको बनाना आ गया तो मैं सीधे बात करता हूँ सीरीज एलसीआर सर्किट की। सीरीज एलसीआर सर्किट, ओके, देखिए सीरीज एलसीआर सर्किट। अब आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अच्छा, चाहिए तो क्या होता है, पहले एग्जाम में एल अलग से समझाया जाता है, सी अलग से समझाते हैं, आर अलग से समझाते हैं, बट मैं आपको पहले से ही सीधे एलसीआर सर्किट समझा दे रहा हूँ। ठीक, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, ठीक है।
टोटल एलसीआर सर्किट नहीं करते, एक एक स्टेप वाइज कर लेते हैं, एक एक स्टेप वाइज करते हैं, बेटर रहेगा। सर्किटल एनालिसिस फॉर एसी करंट पढ़ते हैं। सर्किटल एनालिसिस फॉर एसी, अब प्रॉपर एक एक एलिमेंट वाइज पढ़ते हैं, बेटर रहेगा, आराम से चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हमने 3 एलिमेंट होते हैं, आर, सी और एल, याद है? हमने रेजिस्टर पढ़ लिया, हमने कैपेसिटर पढ़ लिया, हमने इंडक्टर पढ़ लिया। अब पहले हमने जो भी पढ़ा है वो किस करंट के लिए पढ़ा है? डीसी करंट के लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? एसी करंट के लिए कैसे बिहेव होगा, डिफरेंट डिफरेंट सर्किट। तो सबसे पहले देख लेते हैं आर सर्किट। अच्छा, एसी सोर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका रहता है, जैसे ये रेजिस्टर हो गया हमारा। डीसी सोर्स हम कैसे लिखते थे? ऐसे बैटरी बनाते थे। एसी सोर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ल से। इसका मतलब क्या है? ये एक वेरिएबल सोर्स है, ठीक है। सो इसका मतलब ये ईएमएफ कितना होगा? ई नॉट कुछ साइन ओमेगा टी, क्लियर। और ऐसे भी लिखा होता है क्या? 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। दोनों का मीनिंग समझ गए क्या होगा? अगर ये ऐसे लिखा है मतलब ये कैसी वैल्यू है? RMS वैल्यू। RMS वैल्यू। और ये है एफ। तो मैं दोनों को यहाँ पे क्लियर करता हूँ। ये हमारी है आरएमएस वैल्यू, ई आरएमएस, और ये वैल्यू है एफ। तो ओमेगा कैसे निकलेगा? 2 पाई एफ। 2 पाई एफ। तो फिर आप इक्वेशन बना सकते हैं ना, अगर इतनी चीजें दे दी हैं तो। चलो वापस आते हैं रेजिस्टर। ओके, अब हमें चाहिए लेट से वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? V इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। हाँ। इसका मतलब करंट अगर चाहिए, हमसे क्वेश्चन में पूछेगा हाउ द करंट लुक्स इन अ रेजिस्टर फॉर एसी करंट। तो देखें, अगर हमें ईएमएफ पता है तो करंट कैसे निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ई बाई आर। डन। तो इसका मतलब अगर ई हमें कुछ दिया है, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर, तो आर तो एक बस जस्ट वैल्यू है ना, एक कांस्टेंट है। तो क्या ये कुछ साइन ओमेगा टी को डिस्टर्ब करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसका मतलब आई कैसा दिखेगा? आई आपको दिखेगा ई नॉट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। और मैं बोलूँ तो आई ई नॉट बाई आर को क्या लिख सकते हैं? आई नॉट। तो किसी को कोई टेंशन इसमें? करंट कैसे निकालेंगे? सिंपल वे नो पे सर। निकालेंगे। गुड, ये सिंपल वे पे करंट निकालेंगे। तो अगर मैं इनका फेजर बनाऊं तो फेजर तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना। कैसा चेंज होगा? ये भी साइन है, वो भी साइन है, मतलब दोनों का कर्व क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना। तो ये अब आपको याद रखना है क्या, कि लेट से ईएमएफ है कहां पर? यहाँ पर। तो करंट भी कहां पर रहेगी? इसी डायरेक्शन में ही रहेगी। समझ आया? तो आई नॉट रहेगा यहाँ पे और ई नॉट भी रहेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? साइन ओमेगा टी। कोई टेंशन फेजर में? नहीं। अच्छा, अभी आपको ज़्यादा यूज समझ नहीं आ रहा होगा कि फेजर का यूज क्या है, धीरे धीरे समझ आएगा जब हम डिफरेंट फेजर्स बनाएंगे। तो अभी यहाँ तक हमें समझ में आया। अच्छा चलो फिगर भी बना लेते हैं। ग्राफ कैसा दिखेगा? तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया हमारा ईएमएफ। तो करंट कैसी दिखेगी? सेम फेज में रहेगी, सिर्फ वैल्यू ई नॉट बाई आर हो जाएगी। कोई डाउट किसी आर। को? गुड। सो ये हो गई करंट और ये हमारा है ईएमएफ। समझ आया सबको? हाँ। तो इस तरीके से फिगर आपको कई बार अलग अलग पूछ लेता है कि डिफरेंट फिगर्स डिफरेंट वैल्यूज क्या होंगी। ये जस्ट हमने फिगर और ईएमएफ के फॉर्मेट में यहाँ पर बात की। पॉइंट ये है, यहाँ पर लिखने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझें।
कि करंट और ईएमएफ दोनों कैसे रहते हैं, सेम फेज में रहते हैं। सो इन आर सर्किट EMF and I are in same phase। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं ना, ये याद रख सकते हैं, पूछ लिया जाता है कई बार डिफरेंटली। अच्छा, ये तो था करंट और बाकी सारी चीजों के बारे में। अब इसके बाद इसमें हीट भी तो लॉस होगी। डन। हीट लॉस होगी मतलब क्या डेवलप होगी, पावर डेवलप होगी, थर्मल पावर डेवलप होगी। तो इसका मतलब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। सीरीज में लगा हुआ है, कैसे कैलकुलेट करना चाहिए पावर, सीरीज में है तो V²/R यूज करूं क्या, नहीं, क्या यूज करना चाहिए, VR। I²R। हाँ। आई सेम रहने वाला है, I²R यूज होगा। तो अभी आपको याद ही है, कोई सा भी फॉर्मूला, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, सेम बातें हैं। V²R भी यूज कर सकते हैं, V×I, जो भी आपका मन करे। लेट से I² से करते हैं, तो I का फंक्शन क्या आया था, I0 से कर लेते हैं, I0 sin ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू R। तो देखो पावर का फंक्शन कैसा दिखेगा, ये E0/R² हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू R। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा E0²/R इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कोई डाउट किसी को, नहीं। नहीं सर। वेरी गुड। ये बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इज इट ओमेगा, नो। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो सिंपल साइन लिखा होता है तब ओमेगा होती है, यहां पर क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी क्या, नहीं होगी। तो इसका मतलब हमें इसे कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो कन्वर्ट करके देख लेते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, याद है, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये पॉइंट समझ में आया। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि पावर ज्यादा फास्ट मूव करती है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया ना, नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो गया, तो इसका फ्रीक्वेंसी डबल हो गई ना। जब नेगेटिव था तो पूरा साइकिल यहाँ पे एंड मानते थे, अब सारे पॉजिटिव है तो साइकिल यहीं पे एंड हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या सिचुएशन होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर is 2 times the frequency of voltage source। और 2 times the frequency of current। कोई डाउट इसमें, किसी को नो फ्रीक्वेंसी सर। वाले सेटअप में कोई डाउट, ओके गुड। बिकॉज वो सारा पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, इसलिए वहां पर ये सिचुएशन रहेगी। क्लियर, तो फ्रीक्वेंसी आएगा, सबको समझ में आ गया। इसके बाद अब हम क्या डिस्कस करेंगे, नॉर्मली पावर हमें पता चल गई, फ्रीक्वेंसी भी हमने देख ली, अब नेक्स्ट क्या चीज बची, एवरेज पावर। सो एवरेज पावर फॉर वन साइकिल बता, क्योंकि हमें पूरा ओवरऑल देखनी पड़ेगी ना कि ओवरऑल कितनी पावर यूज होने वाली है। तो यार अगर आपको याद हो एवरेज पावर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या आया था, E²/R इंटू साइन साइन स्क्वायर। ओमेगा टी। तो ये इसका मतलब यही तो हुआ ना कि इसका एवरेज ले लेना है।
तो क्या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है? आपको याद है इसका एवरेज क्या आता है? 1/2 1/2। तो इसका मतलब पी एवरेज की कोई टेंशन ही नहीं है। 1 साइकिल के लिए पी एवरेज क्या आने वाला है? E square upon 2r। 2r। ठीक, तो ये हो जाता है, बट इसे थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल जाता है। इसे हम कैसे लिख देते हैं, लिखने में ये अच्छा लगे थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। जैसे E0/r को क्या लिख सकते हैं? I0। I0। अच्छा, 2 को 1/√2 भी लिख सकते हैं ना? हाँ। तो हाँ। ये क्या बन गया? ये मैं फॉर्मूला एक अच्छा सा बना रहा हूँ कि जो आप लर्न कर सको, जो आपको यूजफुल रहे। इसे I0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी एवरेज को मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, E0 I0/2 भी चाहिए तो लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ E0/√2 इंटू I0/√2। और याद है /√2 क्या बन जाता है? RMS। I0 RMS। इंटू IRMS। तो इनडायरेक्टली देखो कि जो एवरेज पावर है वो सीधा किस पे डिपेंड करती है? RMS वैल्यू। याद है ना, P इज इक्वल टू VI। RMS। सो पावर इन DC रिप्रेजेंट करता है, पावर इन DC का फॉर्मूला यूज हो पाता है इसमें पावर में अगर हम कौन सी वैल्यू यूज करें? RMS वैल्यू यूज करें। अभी RMS समझ वाली। आया कि RMS वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि वो हाँ। पावर उतनी कंज्यूम करता है जितनी पावर हम DC में निकालते हैं। तो पावर पीक वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं कंज्यूम करता, किसके अकॉर्डिंग करता है? RMS के अकॉर्डिंग करता है। RMS के। तो पॉइंट समझ में आया? तो अगर मैं हाँ। आपसे हाँ। पूछूं, यही चीज कंपेयर करा देता हूँ, यही चीज मैं यहाँ पे कंपेयर करा देता हूँ कि वो जो हीट लॉस हो रहा है AC में कितना होता है? AC में होगा पावर जितना, एवरेज पावर जितनी है, और वो एवरेज पावर कितनी आई है? E0 I0/2। क्लियर? या फिर करंट के फॉर्मेट में ही अगर देखें, I²R था ना, I²R इंटू टी अपॉन 2 आता है। यहाँ पर मेन चीज ये है, जबकि DC में क्या आता है डायरेक्टली, I²R इंटू टी। मतलब मैं अगर इसे लिखूँ तो I0/√2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं IRMS का स्क्वायर इंटू R इंटू टी लिख सकता हूँ, जो कि क्या है, IDC का स्क्वायर इंटू R इंटू टी। तो ये मैं कंपैरिजन बताना चाह रहा हूँ कि जो DC करंट की फीलिंग है वो कौन सी करंट देती है एक्चुअली? RMS वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था, पर्पस बताने का ये है कि जो DC करंट की इक्विवेलेंट AC में करंट होती है वो रियल में होती है क्या, AC की RMS वैल्यू। इसलिए RMS वैल्यू इतनी ज़्यादा फेमस है। हम सारे क्वेश्चंस के में RMS वैल्यू के बारे में सॉल्विंग करते हैं। डन? यस। ये पॉइंट याद रहेगा कि DC के जो इक्विवेलेंट करंट है वो है IRMS। अच्छा अच्छा, इस पे ही बेस्ड एक बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन है, एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कि अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें तो एवरेज वैल्यू आती है 0 फुल साइकिल के लिए। तो जब हम नॉर्मल DC वाले वोल्ट मीटर अमीटर यूज करते हैं तो वो पता है AC में रीडिंग क्या देते हैं? 0। DC इंस्ट्रूमेंट्स like voltmeter or ammeter will give average value of AC, which is for one cycle, which is 0 for complete cycle. इसका मतलब ये है कि अगर आप DC वाले वोल्ट मीटर अमीटर यूज करोगे तो हमेशा रीडिंग क्या आएगी?
0. 0. Always reading of DC voltmeter or ammeter in AC, क्या आंसर आएगी? 0. तो इसलिए AC को मेजर करने के लिए हम क्या सिचुएशन यूज करते हैं? एक अलग टाइप के वोल्टमीटर और अमीटर ही यूज करते हैं और उनको बोलते हैं हॉट वायर वोल्टमीटर अमीटर. सो हॉट वायर वोल्टमीटर और अमीटर आर यूज्ड इन AC. तो याद रहेगा आपको कि कौन सी चीज यूज होती है? हॉट वायर वोल्टमीटर अमीटर यूज होती है. अच्छा, इसका नेम हॉट वायर क्यों पड़ा? क्योंकि पता है ये क्या कैलकुलेट करता है? हीट कैलकुलेट करके करंट कैलकुलेट करता है. तो यार अगर ये हीट कैलकुलेट करके करंट करेगा तो बताओ आई नॉट बताएगा या IRMS के बारे में बताएगा हमें? आई नॉट. आई नॉट कैसे बताएगा? हीट में जो हम कैलकुलेट करते हैं वो IRMS का स्क्वायर RT यूज करते हैं ना. हाँ. तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है हीट वायर अमीटर और वोल्टमीटर, दे आर यूज्ड इन AC एंड द गुड थिंग इज their reading is always RMS वैल्यू. ये याद रहेगा सबको. तो कभी अगर आपने कुछ सॉल्व किया और लेट से फंक्शन आ गया 3 sin ओमेगा t, बताओ वोल्टमीटर कितनी रीडिंग देगा? वो क्या देगा? 3. बताइए सबको समझ आया या नहीं ये चीज? हाँ सर, पर सर एक डाउट है पूछिए. सर. वो DC में AC करंट में 0. हाँ, एक्चुअली वो क्या करता है, वो पूरा एवरेज बताता है ना. सपोज आपने कांटेक्ट टाइम रखा 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने साइकिल हो जाएंगे उसकी एवरेज करंट बताता है वो DC. अच्छा, DC में तो फिक्स रहती है करंट, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. 10 एम्पियर है तो 10 ही रहेगी. आंसर भी क्या आएगा? 10 एम्पियर. बट AC में तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बदलती रहती है ना. तो वो क्या करता है, पूरी एवरेज बता देता है 1 सेकेंड की. तो एवरेज क्या आ जाता है? 0. क्लियर? हाँ हाँ सर. हाँ. तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें ये चीज ध्यान देनी है. तो बताइए ये पक्का सबको समझ में आ गया? आर सर्किट पूरा समझ में आया? हाँ. अब इसी को मैं फास्ट वे में कैपेसिटर सर्किट आपको समझा देता हूं. नंबर 2 C सर्किट. और फास्ट समझाने का मतलब ये है, सिर्फ ये चेक करना कि आपको प्रीवियस से कुछ समझ में आया है या नहीं, प्रीवियस वाले पार्ट से कुछ पॉइंट समझ आया है नहीं. तो देखें, हमने एक कैपेसिटर लगाया और इसे एक AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए I का फंक्शन. क्यों? क्योंकि EMF हमें पता है, EMF गिवन है लेट्स से इस तरीके से. तो बताओ कैपेसिटर में क्या फॉर्मूला पता होता है हमें? I इज इक्वल टू पता होता है क्या कैपेसिटर में? नहीं. Q पता होता है. वेरी गुड. क्या पता होता है? Q इज इक्वल टू CV. तो बेटा Q से I लाना है, मतलब क्या करना पड़ेगा? Q को क्या लिखना पड़ेगा? आई इंटू टी. I इंटू dt. ठीक है, मतलब सॉरी I चाहिए ना, तो Q को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना. तो पहले Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C. V को हमने लिखा E नॉट साइन ओमेगा t. डन. अभी करंट क्या होता है? dq बाई dt. तो क्या आंसर आ जाएगा? माइनस आएगा नहीं, साइन का तो सिंपल ही रहेगा, C नॉट ओमेगा बाहर आ जाएगा ना, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी. तो देखो यार आई क्या आ गया,
आई इज इक्वल टू आ गया सी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। डन। अच्छा, इसे थोड़ा सा लिखने का हम तरीका बदल देते हैं। क्या कि ये जो सी और ओमेगा है इसे थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देते हैं। कैसे? पहले इस तरीके से लिखते हैं, ई तो रहेगा ही, इसे 1/c ओमेगा भी तो लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट ये लिखने में? नहीं। ओके, तो इसका मतलब ये E/R की ही तो फीलिंग दे रहा है ना। देखें, ई नॉट बाई आर की फीलिंग दे रहा है, बट इस टाइप के आर को हम लिखते हैं एक्स सी। अभी थोड़ा रुकेंगे, समझें। और अगर कॉस को लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं? साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 लिख सकते हैं या नहीं? पॉइंट समझ में आया सबको? हाँ। अच्छा, हाँ। क्या मैं प्लस भी लिख सकता हूं? हाँ। देखें क्या कर सकते हैं। तो अभी आप चेक करो, मैंने सोचो लिखा साइन ओमेगा टी प्लस 90, तो इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में चला गया ये? सेकंड। हाँ, अभी देखना, साइन ओमेगा टी -90 अगर मैं लिख दूं तो इसका मतलब मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और ये बनेगा 90 माइनस ओमेगा टी। अब ये किस क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट में। लेकिन बाहर माइनस आ गया ना एक एक्स्ट्रा, तो यहाँ माइनस दिख जाएगा। तो ये समझना है कि ओमेगा टी -90 मतलब किस वाले में चला गया? माइनस कॉस में चला गया। तो ये ऑलरेडी याद रखना है आपको कि अगर कॉस प्लस है तो इसका मतलब क्या होगा? +90 होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बना के फिर से बता देता हूँ कि साइन में +90 जब करेंगे तो क्या बनेगा? वो कॉस बन जाएगा। और अगर -90 करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो माइनस कॉस। कोई टेंशन किसी को? नहीं सर। ओके, तो ये पक्का समझ में आ गया। चले, अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको कि ये जो E0/XC है, ये XC एक टाइप का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना। डन। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। ओके, सो देख लेते हैं आगे सॉल्विंग। सो मैंने बात की कि ये जो XC है ये एक टाइप का रेजिस्टेंस टाइप की हमें फील देने वाला है। सो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट वेयर I0 अगर हमें फाइंड करनी है तो हम हमेशा कैसे फाइंड कर सकते हैं? E0/XC से। क्लियर? ये हम I0 इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और जहाँ पे XC का मतलब क्या है, वो एक टाइप का रेजिस्टेंस है। एंड XC उसको क्या लिख सकते हैं? 1/ωc। आप देखें 1/ωc को ही तो हमने क्या लिखा है? XC लिखा हुआ है। तो ये दो चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। क्या कि अगर आपको डायरेक्ट करंट चाहिए तो सिर्फ क्या लिखना है?
E/R टाइप पे लिखना है। तो मैं यहाँ पर यही सिखाना चाहता था कि फॉर्मूले सेंस के साथ याद रखना है। E/R टाइप होता है I, बट यहाँ पर कैपेसिटर के केस में R क्या बन जाता है, XC बन जाता 1 है, upon omega c। 1/ωc बन जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और ये जो XC है, ओके, XC के फॉर्मेट में हम यहाँ पर कर देते हैं। और रेजिस्टेंस की जगह इसका नाम क्या हो जाता है, XC का नाम हो जाता है कैपेसिटिव। रेजिस्टेंस की जगह इसका नाम हो जाता है रिएक्टेंस। अच्छा, इसका नाम रिएक्टेंस क्यों बोला गया, रेजिस्टेंस क्यों नहीं बोला गया, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्यों इसका नाम रिएक्टेंस हुआ। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो रिएक्टेंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस reacts as per the frequency। समझ आया क्या, पॉइंट समझ में आया कि रिएक्टेंस क्यों बोलते हैं, नॉर्मल रेजिस्टेंस क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, मतलब आप देख लो, अगर आपने फ्रीक्वेंसी 0 रख दी तो क्या सिचुएशन होगी। 0 फ्रीक्वेंसी मतलब किस टाइप की करंट, डीसी टाइप हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इस टाइप को थोड़ा सा बोलते हैं सैचुरेटेड डीसी। सैचुरेटेड मतलब स्टेबल हो चुकी है डीसी, सैचुरेटेड डीसी करंट। कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है मतलब इट इज अ सैचुरेटेड डीसी करंट। तो बेटा इसका मतलब रेजिस्टेंस कैसा फील आएगा, इनफाइनाइट। तो आपको याद है डीसी करंट में, अगर डीसी करंट सैचुरेट हो जाती है एकदम फुल चार्ज, तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। याद आ रहा है, तो वो यही रीजन है कि डीसी में सैचुरेशन स्टेट के बाद कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, इनफाइनाइट। और अगर हम फ्रीक्वेंसी बहुत हाई कर दें, एफ इज वेरी हाई, इनफाइनाइट कर दें, तो एक्स सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये जो है बिल्कुल भी रेजिस्टेंस अपोज नहीं करेगा। क्लियर, मतलब कैसा फील देगा, शॉर्ट सर्किट। मतलब जितना हाई फ्रीक्वेंसी की एसी होगी उतना ही स्मूथली करंट फ्लो होगा कैपेसिटर के थ्रू। लाइन समझ में आई सबको, हाँ सर। हाँ। ओके गुड। इसके फेजर वगैरह भी बना लेते हैं, देखें फेजर बना लेते हैं। फेजर कैसे बनेगा बताएं, ईएमएफ कहाँ पर है, ईएमएफ को तो ओमेगा टी में ही रखना है ना, मैं ईएमएफ को तो डिस्टर्ब नहीं करना। ईएमएफ कहाँ रहेगा, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ईएमएफ। और करंट कहाँ रहेगी, वाई एक्सिस में। गुड। तो ये 90 डिग्री बता रहा है कि प्लस 90 डिग्री है कौन, करंट। तो अगर सोचो मैंने कभी ऐसा दिया कि एक सी सर्किट में ईएमएफ यहाँ पर है, तो बताओ करंट कहाँ पर होगी, सेकेंड। पक्का समझ आया ना पर्पस इसको बताने का। हाँ। इसका मतलब इसमें दो टर्म्स यूज होते हैं क्या, कि करंट ईएमएफ से 90 डिग्री आगे होती है, या फिर ये भी तो बोल सकता हूँ कि ईएमएफ करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। डन। तो इसमें दो लाइन यूज होती है क्या, आई लीड्स ई बाई 90 डिग्री और ईएमएफ लैग्स आई बाई 90 डिग्री। समझ आया दोनों चीजें, हाँ सर। ओके। तो ये दोनों पॉइंट है जो हम यहाँ से देख के कंफर्म कर सकते हैं कि जो कैपेसिटर की करंट है वो 90 डिग्री ऊपर रहने वाली है।
और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमने नई चीज यहाँ पर देखी। अच्छा, सिमिलर चीज पावर के साथ कर सकते हैं। तो पावर को थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। पावर के बारे में याद करें, पावर का फार्मूला वी आई टाइप पे यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें ईएमएफ भी पता है और आई भी पता है। तो वी का फार्मूला क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। बट आई क्या आया है? आई आया है आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई आया है ना। आई का फंक्शन इस बार सेम नहीं आया हुआ है, तो इसका मतलब पावर क्या आ जाएगी? ई नॉट आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी इंटू इस साइन को क्या लिख सकते हैं हमने? कॉस ओमेगा टी। तो कुछ याद आ रहा है? इसे क्या बना सकते हैं हम? साइन 2 टू का डिवाइड, टू का मल्टीप्लाई। ये क्या बन गया? साइन 2 थीटा बन गया ना। तो देखो पावर का फार्मूला क्या आ गया? पावर का फार्मूला आ गया ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा। तो याद है ना फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने कुछ बताया था? क्या कहा था? फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर हमेशा क्या आएगी? डबल आएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर इज 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। अच्छा, एवरेज पावर क्या हो जाएगी यार फॉर वन साइकिल? पता है? क्या होती है इसकी एवरेज वैल्यू साइन 2 थीटा की? 0। तो याद है ना, रेजिस्टर में ही तो पावर लॉस होती है, कैपेसिटर में थोड़े ना लॉस होगी। सो एवरेज पावर लॉस कितना हो जाएगा फॉर वन साइकिल? 0। कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। कैपेसिटर वगैरह में पावर लॉस नहीं होती है एसी में, सिर्फ रेजिस्टेंस के क्रॉस होती है। तो ये क्लियर रहेगा ना, एवरेज पावर लॉस। अब कुछ लोग सोचेंगे सर वहां पे भी तो cos 2 थीटा जैसा आ जाता है, यहाँ पर जब हम चेंज करके लिखते हैं। तो समझे, अगर आप cos 2 थीटा प्लस 1/2 ऐसे लिखोगे तो ये 0 होगा ना, ये 1/2 तो बचेगा ना। समझ आया? इवन आप इस साइन स्क्वायर को cos 2 थीटा भी बना के लिखोगे, आंसर थोड़े ना चेंज हो जाएगा, आंसर तो वही रहेगा जो आना चाहिए। क्या आता है? साइन स्क्वायर का 1/2 आता है। तो कैपेसिटर में कोई टेंशन हुआ क्या? पावर का फॉर्मूला तो ठीक है, बट एवरेज पावर क्या आ जाएगी? 0। तो इसका मतलब ओवरऑल हीट लॉस नहीं होता है, एवरेज हीट लॉस थ्रू आउट अ सर्किट क्या आएगा? 0 आएगा। पक्का यहाँ तक सबको समझ आया? तो एक लास्ट कर लेते हाँ हैं, सर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिक्स सर्किट कर पाएंगे अच्छे से। तो हम लास्ट थर्ड कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, एल सर्किट। और अब आप लोग को सारा कुछ आंसर करना है जल्दी से। एल सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये लेट्स से इंडक्टर है, इसे हमने एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, ईएमएफ दिया हुआ है ई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का कुछ, और ये एल है। तो बताओ क्या फॉर्मूला पता होता है हमें इसका? एल सर्किट में कोई फॉर्मूला बताया ईएमएफ रिलेटेड? एल सर्किट, यस, वेरी गुड। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी। गुड, एल डी आई बाई डी टी। तो ईएमएफ हमें पता है, ईएमएफ क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी एल डी आई बाई डी टी। तो क्या करना चाहिए हमें इसे? इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट? डिफरेंशिएट करोगे, आई चाहिए हमें, डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? हाँ, इंटीग्रेट करेंगे ना। सो डी आई को एक तरफ रखा और इंटीग्रेट कर देंगे, बाकी सबको उस तरफ ले गए। तो ये आ जाएगा ई नॉट बाई एल इंटू साइन ओमेगा टी डी टी, और ये इंटीग्रेट किया। ई नॉट बाई एल तो इंटीग्रेट होगा नहीं, वो तो कांस्टेंट चीज़ है, तो ये बाहर आ गया।
तो इसका आई नॉट का इंटीग्रेशन आई आ गया ई नॉट बाई एल, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन का माइनस कॉस। टी, ठीक है, कॉस का माइनस साइन होता है इसलिए माइनस, और डिवाइड में ओमेगा डिवाइड में एल। कोई डाउट किसी को? इसका मतलब क्या आ गया, आई इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ई नॉट बाई ओमेगा एल और माइनस का कॉस ओमेगा टी। तो यार माइनस का कॉस ओमेगा टी है तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ना फेजर में इसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं फेजर में इसे, साइन माइनस वाई एक्स स्क्वायर। 90। क्लियर है, बताने की जरूरत नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये हमने कई बार देख लिया हुआ है। अब याद है ओमेगा एल किसकी फीलिंग देगा आपको, रेजिस्टेंस की फीलिंग देगा। सो आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई नॉट इंटू एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। समझ आया? तो इसका मतलब क्या होगा, वेयर आई नॉट क्या होगा, इट इज ई नॉट बाई ओमेगा एल। क्लियर? और मैं बोलूं ई नॉट बाई एक्स सी, सॉरी एक्स एल, वेयर एक्सएल क्या है, ओमेगा इंटू एल टाइप का। क्लियर? और इस एक्सएल को क्या बोलते हैं, क्या लगता है क्या बोलेंगे अगर हमें एक्स सी पता था, एक्स सी को क्या बोल रहे थे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो यहाँ पर इसका नेम क्या हो जाएगा एक्सएल का, इंडक्टिव रिएक्टेंस। वेरी गुड, इंडक्टिव रिएक्टेंस। फिर से लिखने की जरूरत है क्या, रिएक्टेंस का मीनिंग क्या है, नहीं, आपको ऑलरेडी पता है रिएक्टेंस का मीनिंग क्या है। मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्स सी का मतलब है ओमेगा एल और ओमेगा एल का मतलब है 2 पाई एफ इंटू एल। इसका मतलब ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि इफ एफ अगर क्या है 0 है, सो ये क्या है, सैचुरेटेड डीसी। तो बताओ कैसा फील होगा, रिएक्टेंस कैसा फील होगा, 0 जितना। तो आपको याद है ना कि डीसी में जब सैचुरेट हो जाती है करंट तो इंडक्टर से करंट, इंडक्टर क्या, सॉरी रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, करंट फुल हो जाती है। और इफ अगर एफ इनफाइनाइट है, क्लियर, मतलब बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी है, तो एक्सएल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो क्या ये क्लोज करेगा क्या सर्किट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है मतलब कैसी फील देगा, ओपन सर्किट। और जबकि ये रेजिस्टेंस 0 है मतलब ये कैसी फील देगा, क्लोज सर्किट या शॉर्ट सर्किट, बेसिकली शॉर्ट सर्किट वायर टाइप की फील देगा। पॉइंट समझ में आया सबको? हाँ। अच्छा, हाँ। तो जल्दी से हम यहाँ पर बना लेते हैं फेजर। तो फेजर कैसा बनेगा जल्दी से देख लेते हैं, फेजर बना लेते हैं भाई, फेजर। तो ईएमएफ कहाँ है, यहाँ है, और करंट कहाँ है, समझ आया सबको? 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो इसे लिख कैसे सकते हैं फेजर में, आई लैग्स बाई ईएमएफ बाई 90 डिग्री। और क्या बोल सकते हैं, ईएमएफ लीड्स आई बाई 90 डिग्री। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं सर। अच्छा, तो ये हाँ सोचो सर। अगर मैंने क्वेश्चन में दे दिया कि आई जो है वो है 3 साइन ओमेगा टी टाइप दिया है, ये इंडक्टर की करंट है, तो इसका ईएमएफ कैसा दिखेगा आप बताओ, ईएमएफ को इंडक्टर से क्या होना चाहिए, करंट से आगे या पीछे, आगे। तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 90। समझ आया? हाँ। अगर ये ईएमएफ दे दिया तो करंट को कहाँ होना चाहिए, पीछे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। समझ आया कैसे करंट और ये सारी चीजें लिख हाँ सकते सर। हैं?
ओके गुड, वेरी गुड। सेम पार्ट, पावर की बात करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? सेम पार्ट पावर, सॉल्व करने की जरूरत है क्या पावर? नहीं, सेम फॉर्मूला आएगा क्या? वी आई टाइप लिखेंगे और इसमें देखो आई कैसा आ रहा है, कॉस में आ रहा है ना, क्लियर? तो सेम फॉर्मूला आ जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है। वीएम में क्या आ जाएगा? ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी। और बेसिकली हम बात करें एवरेज पावर फॉर वन साइकिल, एवरेज पावर फॉर वन साइकिल, क्या सिचुएशन होगी? एवरेज पावर 0। तो बेसिकली पावर लॉस सिर्फ किसके वजह से होने वाली है? रेजिस्टर की वजह से होने वाली है। जहां पर रेजिस्टर दिखेगा वहीं पे पावर लॉस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये तीनों चीजें समझ में आई सबको? हाँ सर। ओके चलो, हाँ सर। ओके गुड। तो एसी के लिए यार इतना काफी था, काफी सारा डिस्कशन हो गया। एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे तो बेटर रहेगा सॉल्विंग में। ओके ओके, हाँ तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पूरा कंबाइंड सर्किट देखेंगे और उसके बाद सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके देन, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर।